तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। लास्ट वीक तो कंटेंट ओवरलोड था भाई। कुछ नए शोज देखे, कुछ अंडररेटेड फिल्म्स और एक ऐसी फिल्म जो फिल्म नहीं एक एरा थी। देखा सब कुछ और अब आया हूँ आपके सामने एक ऑनेस्ट रिव्यू लेके। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने जो वेब सीरीज देखी वो थी चिड़िया उड़, जो अवेलेबल है MX प्लेयर और Amazon प्राइम पर। इसकी IMDb रेटिंग है 5.1 और इसकी स्टार कास्ट में है मयूर मोरे, जैकी श्रॉफ, फ्लोरा सैनी, मीता वशिष्ठ, भूमिका मीना, सुहास आहूजा, सिकंदर खेर, सुखविंदर चैल और भी बहुत हैं। मधुर मित्तल है, नाबिया अंसारी है, गोपाल सिंह। ये है इसकी स्टार कास्ट। बात करते हैं इसकी स्टोरी प्लॉट की। तो स्टोरी प्लॉट में है एक सहर नाम की 20 साल की लड़की है जो राजस्थान में रहती है और वो राजस्थान में एक वहाँ के ठाकुर को गलती से उसका मर्डर हो जाता है उससे, और वो वहाँ से भागती है। भाग के वो पहुँचती है मुंबई के कमाठीपुरा में, जो मुंबई का बहुत ही फेमस रेड लाइट एरिया है। एक्चुअली जो वो लड़की थी वो वहाँ पे भी एक वैश्या की ही लड़की थी राजस्थान में। उसकी फैमिली में यही था कि वैश्या की लड़की वैश्या ही बनेगी। वो कमाठीपुरा आती है। कमाठीपुरा आके वो रेड लाइट एरिया में काम करने लगती है। तो स्टोरी में उसके स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, कैसे एक जो कॉल गर्ल है उसे भी अपनी आइडेंटिटी की तलाश है। ठीक है, वो भी एक टॉप कॉल गर्ल बनना चाहती है, अच्छे से रहना चाहती है। कि एक पुरानी दोस्त है जिसके बारे में उसे पता चला था वो मुंबई में है। तो जब वो उसे ढूंढती है तो पता चलता है कि वो रेड लाइट एरिया में उसे एड्स हो चुका है और उसकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि लंगड़े घोड़े को तो गोली मार दी जाती है, तो उसी तरह से उसे निकाल दिया जाता है और उसे ड्रग्स की लत पड़ चुकी है। तो वो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकती है। इसमें मुंबई का रेड लाइट एरिया, मुंबई का अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये जो वेब सीरीज़ है आबिद सूरती की बुक केजेस पे इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड क्या, उसी का एडेप्टेशन है। और बात करूँ इसकी स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, मतलब तगड़ी स्टोरी है। बट उसका जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी बिखरा हुआ है, थोड़ा सा टाइट हो सकता था या थोड़ा सा उसे अच्छे तरीके से दिखाया जाता था। सीन्स जो है वो रेपिटेटिव दिख रहे थे, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कहीं कहीं पे बहुत ओवर स्ट्रेच कर रखा है। इसे थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प किया जा सकता था। बेसिक प्लॉट काफ़ी अच्छा था, बट ओवरऑल मैं अगर मैं कहूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैकी श्रॉफ की एक्टिंग हमेशा की तरह औसम थी। सिकंदर खेर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट बाकी के सब सोसो थे। सहर जो मेन लीड है वो भी मुझे बड़ी सोसो सी लगी। और अगर आप चाहें तो इसे स्किप करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसे देखना। World is a circus and I'm the bloody ringmaster. नेक्स्ट सीरीज मैंने देखी मोहरे, जो अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8। इसकी कास्ट में है आशिम गुलाटी, गायत्री भारद्वाज, जावेद जाफरी, नीरज कवि, बीना बनर्जी, सुचित्रा पिल्लई, नेहा बाम, रवि कोठारी, आदित्य नाथ उप्पल, कृष्णा सजानी और अमित के सिंह। इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसमें स्टोरी में है मुंबई का एक एरिया है दरियावाड़ा, वहाँ का गैंगस्टर है बॉस्को वहाँ का बॉस है। उसी के कहने पे सब कुछ होता है, सब कुछ वहाँ चलता है। उसी के कहने पे सरकार बनती है, उसी के कहने पे सरकार गिरती है। तो ऐसे ही एक बार वहाँ के CM के साथ इसका थोड़ा कुछ लफड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा कहासुनी हो जाती है। और CM जो है इसे हंट डाउन करने के लिए दिल्ली से अपने एक स्पेशल पुलिस वाले को बुलाता है जिसका नाम होता है जब्बार और बॉस्को की बहुत पुरानी दुश्मनी है। 20 साल पहले उनके बीच में एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के जिगरी दुश्मन बन जाते हैं। और इन दोनों की क्लैश के वजह से आसपास के लोगों का जो नुकसान होता है और जो आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें बदली हैं, वही इसकी स्टोरी है। एक क्राइम ड्रामा है, क्राइम थ्रिलर है और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है। इस सीरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी रियल लगते हैं। और स्टोरी टेलिंग की बात करूँ तो स्टोरी टेलिंग भी ऑसम है, डायलॉग्स भी अच्छे हैं। जैसे वो सलीम जावेद के टाइम के डायलॉग्स होते थे ना फर्स्ट एपिसोड में, तो मुझे आशिम गुलाटी और जावेद जाफरी के जो कन्वर्सेशंस हैं उसे देख के सुन के तो बहुत ही मज़ा आया। ओवर द टॉप इसमें मुझे एक चीज़ लगी, इसमें एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस की गई है। जो जब्बार और बॉस्को का जो पास्ट है ना,
वो जब भी दिखाते हैं या किसी का भी पास्ट स्टोरी दिखाते हैं एक इंसिडेंट से रिलेटेड, सो वो AI इमेजेस या AI जनरेटेड जो वीडियोस होते हैं ना उसके थ्रू दिखाते हैं। सो वो होते हैं ना जिसमें आंखें थोड़ी अजीब सी दिखती हैं, मुंह थोड़ा अजीब सा दिखता है, तो वो साफ पता चलता है कि AI जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस का यूज़ किया गया और वो भी बहुत खूबसूरती से इसे बनाया गया। तो वो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है कि स्टोरी टेलिंग इस तरह से भी की जा सकती है। हम AI का लेवरेज ले सकते हैं फ्लैशबैक दिखाने के लिए। तो वो चीज़ें काफ़ी हैं कि जावेद जाफरी जैसे लगते हैं कि वो AI में 20 साल पहले कैसे लगते होंगे। तो ये चीज़ मुझे एक अलग हट के लगी इस वेब सीरीज़ में। तो ये थी, और आप चाहें तो देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऐसी कोई 5-6 एपिसोड होंगे इसमें, छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, बोरिंग नहीं लगती है। चाहे तो स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना, मतलब वन टाइम वॉच तो है ही। ये नहीं है कि आप सोचें कि यार चलो टाइम वेस्ट हो गया मेरा। आपके ऊपर राज्य दे सीएम दे खून दा बड़ा संगीन इल्जाम है, मालूम है आपको? मैंने उसे नहीं मारा। अब इस वेब सीरीज़ के बाद मैंने देखी एक अंडररेटेड मूवी जो आई थी 2017 में, और इसका नाम है कुलदीप पटवाल, आई डिडंट डू इट। ये मैंने नहीं किया। ये मूवी का नाम है पूरा कुलदीप पटवाल, आई डिडंट डू इट। ये मूवी फ्री में आपको YouTube पे देखने को मिल जाएगी और प्राइम वीडियो पे भी अवेलेबल है। बात करूँ IMDb रेटिंग की तो IMDb रेटिंग 6.4 है। बात करें इसकी कास्ट की तो इसमें है दीपक डोबरियाल जिन्होंने लीड रोल किया है कुलदीप पटवाल का, गुलशन देविया, रायमा सेन, परवीन दाबास, अनुराग अरोड़ा, जमील खान, वो जो हमारे गुल्लक में अन्नू भैया के पापा है ना, संतोष मिश्रा जी, वो जमील खान, नताशा रस्तोगी, विक्रम कोचर, प्रियंका सेठिया, राजीव गौर सिंह, रोहित शिलावंत और VK शर्मा। फ़र्ज़ कीजिए कि आप और मैं हमेशा हम लोग सरकार के कुछ ना कुछ एक्शन से नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी हम लोग कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं करी, GST इतनी ज़्यादा कर दी, डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, ठीक है। और कोई कभी कोई नया रूल आ जाता है तो लोग अलग अलग तरीके से अपना एंगर दिखाते हैं, और जिन लोग का ज़्यादा नुकसान होता है वो भी इस तरह को बोल देते हैं, कभी कभी करते हैं कि फ़लाना मंत्री को तो मार देना चाहिए या ऐसा कुछ कर देना चाहिए। बट कैसा हो कि आप फ़लाने मंत्री की रैली में जाएं और वहाँ पे उसे शूट कर दिया जाए और उसका इल्ज़ाम आप पर आ जाए। ऐसा ही कुछ होता है कुलदीप पटवाल के साथ में। कुलदीप पटवाल सिस्टम का मारा एक लड़का है जिसके पास नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देने के बाद भी लिस्ट में उसका नाम होता है, बट रिज़र्वेशन की वजह से उसे, नई रिज़र्वेशन पॉलिसी की वजह से उसे जॉब नहीं मिल पाती। वो बिज़नेस करना चाहता है, कहीं पे ठेला लगाता है तो ठेला नहीं लगाने देते क्योंकि भाई ठेले वालों की वजह से एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। बेचारे का बच्चा पैदा होता है तो उसकी क्या नाम है, उसे कोई प्रॉब्लम होती तो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं बच्चे को, ठीक है। बट CM जी की रैली जा रही होती तो इस वजह से ट्रैफिक लग जाता है और बच्चा हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर चुका होता है। सो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो शॉप ओपन करता है कहीं से पैसों का जुगाड़ करके, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई राजनीति पार्टी वाले जो होते हैं वो आके शॉप्स बंद करवा देते हैं, बाज़ार बंद करवा देते हैं धरने के चक्कर में। तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहता है। तो एक बार वो ऐसे ही मंत्री जी की रैली आती, वहाँ पे वो कोई शूट मंत्री जी को, CM जी को शूट कर देता है और उसके बाद इल्ज़ाम आता है कुलदीप पटवाल पे। और कुलदीप पटवाल के पास जब इल्ज़ाम आता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गुलशन देविया होते हैं वो इनका केस लड़ते हैं, और जो CM होती है उनकी वाइफ जो है रायमा सेन, ठीक है, वो हैं भाई उनकी तरफ से लड़ती हैं। तो अब ये जो है कि ये जो फिर उसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा में तब्दील हो जाता है, ये मूवी का जो सीन है, पूरी बात घूम फिर के यही आती है कुलदीप इनोसेंट है या गिल्टी है। बढ़िया स्टोरी, बढ़िया ड्रामा, बढ़िया तरीके से स्टोरी टेलिंग है और सोसाइटी के डार्क रियलिटी का काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत मस्ट वॉच होनी चाहिए थी मूवी। इस तरह की मूवीज़ और बननी चाहिए जो सोशो पॉलिटिकल ड्रामाज होती हैं। और 2017 में इसे एक बहुत ही अटेंशन मिलना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों नहीं मिला। और कई बार क्या होता है कि कुछ मूवीज़ कोविड के बाद में बहुत बूम हुई हैं, बट पता नहीं इसे कोविड के बाद भी इतना बूम या इसके बारे में इतनी बात या चर्चा नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा चलो इसे हम देखते हैं और उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें और लगी जो शायद 2017 के हिसाब से नहीं थी, वो स्टोरी का फोर्थ आगे पीछे होना कि अभी
के अभी प्रेजेंट सीन चल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ 12 साल पहले का दिखाएंगे, कभी 15 साल पहले का, फिर 10 साल बाद का। तो स्टोरी लाइन में जहाँ जहाँ पे कोई ऐसी बात आती है तो वो इंसिडेंट उसमें रिपीट दिखाते हैं कि किस वजह से कहाँ पे क्या चीज़ ट्रिगर होती है। ये चीज़ें लॉकडाउन के बाद में समझना बहुत ईजी हो चुका है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह का बहुत ढेर सारा कंटेंट कंज्यूम किया है, ठीक है, विदेशों में बनती हैं। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी मतलब हैं भारतीय मूल के, बट वो एक ब्रिटिशर्स हैं पासपोर्ट वगैरह उनका, और वो वहाँ से आई तो उन्हें लगा कि मैं भी इस तरह का सिनेमा यहाँ क्रिएट करती हूँ, बट वही है कि शायद ये ऑडियंस के टाइम पे उस टाइम पे नहीं जा पाया। सो अगर इसे आज रिलीज़ किया जाए तो ये मूवी ज़रूर चल सकती है। जो मसाला मूवी से हट के जो कुछ आर्ट देखना चाहते हैं, कुछ अच्छी मूवी देखना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर जाएंगे। तो मेरी तो आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे मूवी अवेलेबल है, फ्री में है, देख लीजिए। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है और न्याय की रक्षा करने वाले लाचार हो जाते हैं, तब धर्म की रक्षा करने भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। नेक्स्ट जो मैंने वेब सीरीज देखी उसका नाम है हरि कथा संभवामी युगे युगे, जो अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 और ये एक तेलुगु ड्रामा है। इसकी स्टार कास्ट में है सुमन झा, पूजिता पोनाडा, श्रीकांत, दिव्यवत्या, राजेंद्र प्रसाद, मोनिका रेड्डी, अर्जुन अंबाती, श्रेया कोट्टम, रुचित्रा सदिनेनी, विक्रम सव्यसाची। तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो कुछ इस तरह से है कि एक गांव है अरक्या या अरकू करके समथिंग टाइप का उसका नाम है, और उस गांव में लोगों के मर्डर हो रहे हैं, और मर्डर कुछ इस तरह से होते हैं कि लोगों को देख के लगता है कि भगवान के किसी अवतार ने मर्डर किए हैं। जैसे लोगों की गर्दन कटे हुए मिलते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा फरसा मिलता है जो परशुराम जी के अवतार के से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो वहाँ पे किसी तांत्रिक शमन के पास जाते हैं जिसके ऊपर देवी आती हैं। वो भी यही कहते हैं कि देवी जो है जंगल की वो नाखुश है अब, और ये जंगल जो है, जो देवता हैं वो बलि मांग रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके सारे पापियों का नाश कर दिया जाएगा। तो इस बात से जो है ना, लोगों का, गांव के लोगों का बिलीफ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि यार भगवान ही सबको मार रहे हैं। तो उसमें फिर दिखाते हैं कि एक जो राजेंद्र प्रसाद का जो कैरेक्टर है रंगाचारी, वो एक ड्रामा कंपनी ओन करता है और वो गांव में ड्रामा करते हैं। सो वो हरि कथा का प्ले करते हैं। सो हरि कथा में भगवान विष्णु के अलग अलग जो अवतार हैं, वरा अवतार, नरसिंह, वामन, इन सब के बारे में दिखाया जाता है। और जिस दिन ये जो प्ले किया जाता है उसी दिन जो मर्डर होता है वो उसी अवतार के थ्रू होता है। जैसे नरसिंह भगवान मारते हैं, किसी को वामन देवता मारते हैं, किसी को वरा अवतार वाले लोग मारते हैं। तो इस तरह से ये मर्डर होते हैं इसमें। तो लोगों के ऊपर ये मिस्ट्री है कि क्या सच में भगवान मार रहे हैं। पुलिस वाले इस बात को तहकीकात करते हैं। सो इसमें पता चलता है कि आगे किस तरह से ये मिस्ट्रीज़ होती हैं। बात करते हैं इसकी स्क्रीन प्ले की, टेक्निकलिटीज़ की। सो स्क्रीन प्ले जो है बहुत अच्छा लिखा गया है, मैथोलॉजी और मॉडर्न टाइम को अच्छे से ब्लेंड किया गया है। बात करूँ इसके एरा का, तो ये इसकी जो स्टोरी एरा है वो लेट 80s या 90s का एरा है इसमें दिखाया गया है, जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी और गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे। भगवान और इन सब चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा लोग विश्वास किया करते थे कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली देखा जाए तो इसका जो प्लॉट है वो एक रिवेंज का प्लॉट है। मैंने आपको रिवील नहीं कर दिया है, ठीक है। रिवेंज प्लॉट है, बहुत बेसिक प्लॉट है किस तरह से होता है, बट उसे किस तरह से स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना है वो जो इसके जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। राजेंद्र प्रसाद की एक्टिंग की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे ऑसम तरीके से किया है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे लिए काफ़ी नए थे, मतलब बाकी जो एक्टर्स हैं वो मेरे लिए काफ़ी नए थे, क्योंकि पहला ड्रामा देखा है मैंने तेलुगु में। सो उन लोग की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी सबकी। और बात करूं इसकी रिकमेंडेशन की, तो मेरी माने कि आप लोगों को ही ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको क्राइम थ्रिलर वगैरह देखना है और माइथोलॉजी का थोड़ा शौक है तो मज़ा आएगा इसे देखने में आप लोग को। अब बात करते हैं एक हॉलीवुड मूवी की जो मैंने नेक्स्ट देखी है, उसका नाम है द वर्किंग मैन, जो अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर, और इसकी IMDb रेटिंग है 5.7। और मैंने इसे देखा पूरा का पूरा जेसन स्टैथम की वजह से। स्टार कास्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, पूरे काफ़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट नहीं है, छोटी सी है, ज़्यादातर रशियंस लोग हैं।
सो बात करते हैं इसकी प्लॉट की कि पहले तो बहुत ही बोरिंग स्टाइल से स्टार्ट होती है। जेसन स्टेथम जो है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइज़र है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है वो भी उसे अपनी एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करता है। सो इस फैमिली की जो एक लड़की है, टीनेजर है, वो एक क्लब में जाती है और वहाँ पे क्लब में उसकी हो जाती है किडनैपिंग। सो जेसन स्टेथम को ये बात पता चलती है और फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि जेसन स्टेथम जो हैं वो पहले एक आर्मी मैन हुआ करते थे, एक कमांडो हुआ करते थे, जिनके पास ग्रीन बैरेट वाले होते हैं ना, जैसे हमारे वहाँ रेड बैरेट वाले होते हैं, वहाँ पे ग्रीन बैरेट वाले होते हैं। सो ग्रीन बैरेट कमांडो थे जो बहुत ही डेडली होते हैं। और एक चीज़ फिर उसके बाद इन्हें पता चलता है, फिर उसके बाद जो ये उस लड़की के हंट डाउन को निकलते हैं, ढूंढने निकलते हैं और बीच में लोगों को मारते गिराते चलते हैं। रशियन माफिया होता है जो इस सब में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और वही है बेसिक चीज़ें जो नॉर्मल इस तरह की मूवीज़ में होती हैं, वही सब चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद वो बहुत प्रेडिक्टेबल और बहुत बोरिंग टाइप की होने लगती है। कुछ जेसन के जो एक्शन सीन्स हैं वो बड़े औसम लगते हैं, जो जेसन हमेशा से करते आए हैं बढ़िया तरीके से। एक चीज़ मुझे पता है बॉलीवुड की इस तरह की स्टोरी में खटकती है कि जिसका जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसकी फैमिली की बात कर जब दिखाते हैं तो उसमें ना उसकी मैरिज जो होती है वो टूटी हुई होती है। कि बहुत सी मूवी में दिखाया है कि जो आर्मी मैन होता है, कमांडो होता है, उसकी वाइफ के साथ में उसका डाइवोर्स केस हो चुका होता है। लड़की होती है इनकी, और लड़की जो कभी वो मिलने जाता है कभी नहीं जा पाता है, वो टाइम नहीं दे पाता है उसे, और बस वही सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों प्लॉट होता है हर तरह की हॉलीवुड मूवी में, स्पेशली जब इस तरह का कैरेक्टर दिखाया जाता है। सो मूवीज़ ये है कि जेसन स्टेथम के फ़ैन हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। वैसे स्किपेबल है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस मूवी को देखना। अब देखे तो मैंने ये 5-6 नए शोज़, अब इन सब में कुछ ना कुछ तो था, कुछ अच्छा कुछ बुरा। फिर उसके बाद एक रात मुझे लगा यार क्यों ना एक क्लासिक कल्ट मूवी देखी जाए, ठीक है, और उसके बारे में बात करते हैं, क्लासिक कल्ट के बारे में बात करेंगे। और जब मैंने क्लासिक कल्ट के बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में ऐसे एक ही डायलॉग चल रहा था, ये उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, इन्हें गूंथ कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। मेरे पास माँ है। तो मैंने देखी दीवार 1975 की इन ईस्टमैन कलर। ये मूवी आज जितने बार भी देखूँ ना उतनी बार ना ये बिल्कुल नई लगती है और कभी भी बोर नहीं करती है। मतलब उस टाइम की जो एरा होता है ना यार, मूवीज़ क्या बनती थी उस समय। और एक चीज़ है ये ना कि ये जो मूवी है स्पेसिफिक दीवार की बात करूं तो ये उस टाइम का जो एरा था 70s का, उसका ना एक तरीके से आईना थी। भले इसके स्टाइल की बात करी जाए या उस टाइम की जो स्टोरी लाइन की बात की जाए कि जैसा ये मिडिल क्लास यूथ था वो अपने करियर, जॉब और जो सिस्टम को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, तो वो सब चीज़ें इसमें अच्छे से पोर्ट्रेट की गई हैं। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट है इसमें, जो सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा को हल्के से मसाला डाल के सामने से परोस देते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा है और इसमें इतना मसाला है। तो जो उस समय जो समाज की जो बुराई थी वो सब अच्छे से पोर्ट्रे करते थे सलीम जावेद साहब के जो स्क्रीन प्ले होता था। बात करूँ एक चीज़ और ख़ासियत है इस मूवी में कि जनरली जो 70s या 80s में आप देखते हैं ना कि पहले हीरो का थोड़ा बचपन दिखाया जाता है, फिर उसके बाद जवानी दिखाई जाती है। सो इसमें जो बचपन है वो काफ़ी एलैबोरेटेड तरीके से दिखाया गया है कि उनके मतलब पूरा आर्क बिल्डअप दिखाया गया है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। विजय और रवि जो हैं उनके फादर एक लीडर होते हैं कोल माइन में, और उसके बाद उन पे चोरी का इल्ज़ाम कह लें या फिर उन पे ये है ना कि दगाबाजी का उन पे इल्ज़ाम लगता है। उसके बाद वो घर छोड़ के निकल जाते हैं और पूरे शहर में उनके बारे में बात होने लगती है। जहाँ भी ये लोग जाते हैं सब इन्हें धुतकारते रहते हैं, और जो विजय है उसके हाथ पे लिख दिया जाता है मेरा बाप चोर है। सो ये सब चीज़ें जो हैं बुरी बुरी चीज़ें ये सब विजय के साथ होती हैं, पर रवि के साथ नहीं होती। तो जवानी में जाने के बाद में रवि और विजय में यही डिफरेंसेस हो जाते हैं। विजय का जो कैरेक्टर है वो विलेन नहीं है, बट वो हीरो भी नहीं है पूरी तरह से। एक एंटी हीरो का जो एग्जाम्पल है ना वो सेट करता है। रवि जो है बहुत ही इनोसेंट है, लॉ अबाइडिंग है, क्योंकि उसे कभी ये सब चीज़ें देखनी नहीं पड़ी। बचपन में भी वो स्कूल जाया करता था, विजय काम पे जाता था, वो काम करे पैसे लाता था, तो रवि को बहुत अच्छे तरीके से पाला पड़ा गया। सो विजय और रवि की जो दोनों की आइडियोलॉजी है वो काफ़ी अलग अलग है, और इनकी आइडियोलॉजी का जो क्लैश है वही इन दोनों के बीच में एक दीवार बन जाती है, और वही इस मूवी की स्पाइन है।
कि एक के हाथ में तो भाई कानून की किताब है और दूसरे के हाथ में गन। एक ने सिस्टम चुना तो दूसरे ने उससे लड़ना। ये क्लैश इतना रियल लगता है कि आज भी रेलिवेंट है। इस मूवी के डायलॉग्स, उफ, इमोशंस है इस मूवी के डायलॉग्स तो यार। सलीम जावेद की, जैसे मैं पहले भी बात करी थी मोहल्ले में, जो डायलॉग्स है सलीम जावेद की याद दिला दी, तो वही है सलीम जावेद की जो टैग लाइन्स हैं, जो डायलॉग्स हैं वो इसमें है कि मेरे पास माँ है। एक इमोशन दिखाते हैं। या फिर बच्चन साहब का वो डायलॉग कि डावर साहब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, तो ये एक ईगो को दिखाता है उसके। या फिर ये कि जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ कि जिसने मेरे हाथ पे लिख दे कि मेरा बाप चोर है, उसके बाद तुम जिस पेपर पे साइन करने को कहोगे मैं उस साइन करने को तैयार हूँ मेरे भाई। सो ये डायलॉग जो हैं मतलब आज भी जब कभी बात होती है तो बच्चन की बात होती है, किसी की भी मतलब 70s के एरा की बात होती है, सो इन डायलॉग्स को के बारे में बात की जाती है। और यही डायलॉग सलीम जावेद की मूवीज़ की यूएसपी हुआ करते थे, जो आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अब आप ही बताइए लास्ट 5 या 10 ईयर्स में ऐसी कौन सी मूवी है जिसका आपको डायलॉग याद होगा? एक पुष्पा को छोड़ के, पुष्पा का वो भी ये डायलॉग था कि मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है, ये फ्लावर समझे हैं, ये 2-4 डायलॉग्स थे जो वो तेलुगु मूवी थी जो इन लोगों ने कन्वर्ट की जब उसमें हिंदी में, तो थोड़े से डायलॉग्स डाले। उसके अलावा कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसके डायलॉग आप रियल लाइफ में रेफरेंसेस के तौर पे यूज़ कर सकें। बात करते हैं कि इस मूवी को इतना ज़्यादा कल्ट क्यों आ जाता है, कि आज का सिनेमा कहाँ पे लैग कर जाता है। तो मेन चीज़ है स्क्रिप्ट। जो इसकी स्क्रिप्ट है बहुत टाइट है। आजकल जो है ना बहुत ही फ्लैशी इमेजेस वगैरह या फ्लैशी सीन्स दिखाए जाते हैं, बट इसमें जो है कि हर फ्रेम बाय फ्रेम बहुत ही डीप तरीके से है और बहुत ही टाइट इमोशंस के साथ में बनाया हुआ है। मॉरल ग्रेनेस, इसका जो कैरेक्टर है ना, कोई 100% हीरो है ना कोई 100% विलेन है, एक ग्रे शेड है सबकी। सो ये जो है ना एक रियल लाइफ, रियल इंसान के बारे में दिखाती हैं। डायलॉग बेस्ड ड्रामा है इसमें। एक्शन बेस्ड जो ड्रामा है वो थोड़ा कम है। आजकल क्या होता है एक्शन बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, डायलॉग्स नहीं दिखाए जाते, पर तो ये चीज़ है जो डिफरेंट कर देते हैं आज के सिनेमा को और उस टाइम के सिनेमा को। उस समय क्या होता है ना, इमोशनल बिल्डअप का टेम्पो ना स्लो रहता था, जो धीरे धीरे इमर्सिव होता जाता था लोगों के साथ में, और वो घुसता जाता था, तो लोगों को टाइम लगता था कि टाइम मिलता था कि वो इसके साथ जुड़ सके। आजकल क्या बहुत ही फास्ट पेसिंग होता है कि लोग मूवी देख के आए और उन्हें पता भी नहीं है क्या है। सो इस वजह से ये जो है ना, ये स्लो तरीके से बनाए थे, जुड़ाव महसूस करते हैं। और इस मूवी ने जो सोसाइटी है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। अमिताभ बच्चन को एक एंग्री यंग मैन का टैग इस मूवी के बाद ही मिला, और अर्बन एंग्स्ट को स्क्रीन पे दिखाने वाली ये पहली मूवी बनी थी उस टाइम पे। बात यह है ना कि इस मूवी को यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया है, और यश चोपड़ा जी की जो फिल्मोग्राफी है उसके हिसाब से इसमें इसका जो टेस्ट है, इसका जो कलर है, जो फ्लेवर है, वो कहीं भी यश जी के साथ में नहीं जाता है। यश जी को हम हमेशा रोमांटिक डायरेक्टर के तौर पे जानते हैं, जो रोमांस को बहुत खूबसूरती के साथ पेश करता है, बट ये मूवी थोड़ी अलग है। फिर मैंने देखा कि ये जो मूवी है ये गुलशन राय के प्रोडक्शन हाउस त्रिमूर्ति से बनी है, जिनने त्रिशूल और ये विश्वात्मा, त्रिदेव टाइप की मूवीज़ बनाई हैं, तो ये उस जॉनर की मूवी है। तो वो लगता है कि हाँ यश जी की मूवी नहीं है, पर यश जी ने का डायरेक्शन है, और काफ़ी अच्छे तरीके से यश जी के डायरेक्शन के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि काफ़ी अच्छा है बुरा है, बट ये है कि वो उसे फील नहीं होता कि यश जी की मूवी है ऐसे देखने के बाद में। दीवार देखने के बाद ये लगा ना कि कंटेंट आज बनता तो है, बट थोड़ा कन्विक्शन की कमी है उनमें। ये उस टाइम की मूवी ना जब सिनेमा सिर्फ दिखने में नहीं आता था, समझने में भी आता था। ये उस टाइप का दौर शुरू किया था इस मूवी ने। सो मैं बेस्ट पिक की बात करूँ इस हफ्ते की, तो मुझे अच्छी लगी कुलदीप पटवाल और हरी कथा संभवामी युगे युगे। ये 2 चीज़ें तो आप ज़रूर देखिएगा, जरूर देखना कहते हैं शादी कार्ड में आता है, तो देखना। और बाकी सब चीज़ें तो वही हैं। दीवार को आप रिविजिट कर सकते हैं, और मुझे तो लगता है कि रिलीज़ हो सकती है दीवार, तो तब भी थिएटर हाउसफुली जाने वाले हैं। और इस तरह के जो क्या नाम है क्लासिक मूवीज़ को ना मैं हर हफ्ते देखूंगा, और आपको इसी तरह से एक सिनॉप्सिस और कंपैरिजन आज और कल के सिनेमा में दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ यार जैपनीज़ एनीमे ट्राई किया जाए। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी हैं या देखने वाले हो, क्या देखने वाले हो मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर कुछ नया ऐसा जो मैं देख सकूं वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का और अपने सपनों का।